हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 9 का 11 नंबर से सवाल। ठीक है, पिछले वीडियो में 10 नंबर तक सॉल्व किए थे, इस वीडियो में 11 नंबर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए क्या है 11 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि वायु में दो तरंगों के तरंगदैर्ध्यों का अनुपात 3:5 है। इन तरंगों की आवृत्तियों का अनुपात होगा। तो दोस्तों, जो 1 से 10 तक का जो न्यूमेरिकल का वीडियो चला है उसमें मैंने बताया होगा कि अनुपात से, ठीक है, क्या अनुपात से कि आवृत्ति, फिर तरंगदैर्ध्य और आवर्तकाल, और क्या आवर्तकाल, इन सब से किसी एक का अनुपात दिया हो और दूसरे का अनुपात पूछे तो सेम क्या करते हैं, अनुपात को पलट देते हैं। क्या करते हैं, अनुपात को पलट देते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में तरंगदैर्ध्य का अनुपात दिया है। तरंगदैर्ध्य का अनुपात दिया है कितना, 3:5। पूछा है किसका, पूछा है हम लोग को किसका, आवृत्ति का अनुपात पूछा है, आवृत्ति का अनुपात। तो इस अनुपात को क्या करिए, पलट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5:3। कितना हो जाएगा, 5:3। तो जो 11 नंबर क्वेश्चन है इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 5:3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो 11 नंबर का क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है, 5:3। तरंगदैर्ध्य का अनुपात दिया था 3:5, अनुपात को उलट दीजिए 5:3, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तरंग से संबंधित या ध्वनि से संबंधित कोई भी अनुपात दे, अब किसी दूसरे का अनुपात पूछे तो आप सीधा उसका क्या करिए, उल्टा कर दीजिए। इतना क्लियर है। चलिए 12 नंबर सवाल देखते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सुनिएगा। कह रहा है कि एक रेडियो प्रसारण केंद्र से 40 मेगाहर्ट्ज की विद्युत चुंबकीय तरंगों को प्रसारित किया जाता है। यदि विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड हो तो इन तरंगों की तरंगदैर्ध्य होगी। देखिए क्या क्या दिया है, तरंगदैर्ध्य पूछा है, तरंगदैर्ध्य पूछा है और क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, तो उसको नोट कर लेते हैं। दिया है 40 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति, यानी एन का मान दिया है कितना, 40 मेगा क्या हर्ट्ज। इतना क्लियर है। फिर दिया है क्या, तरंग के उन तरंगों की चाल दिया है कितना, यानी v का मान दिया है कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पूछ रहा है कि इसका जो तरंगदैर्ध्य होगा वो कितना होगा। तो इस लेसन में एक फार्मूला याद कर लीजिए आप लोग, v बराबर n × लैम्डा। ठीक, और याद करना है फार्मूला, तो एक ये याद कर लीजिए n बराबर 1/t, और एक याद कर लीजिए t बराबर 2π√L/g। इन्हीं 3 फार्मूलों का यूज होगा इस लेसन में, ऐसी पे आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। इतना क्लियर है। तो चलिए निकालते हैं लेम्डा का, लेम्डा का मान यानी तरंगदैर्ध्य का मान निकालते हैं। क्वेश्चन में दिया है, आवृत्ति दे दिया है, आपका तरंग की चाल दे दिया है, पूछ रहा है तरंगदैर्ध्य। तो सिंपल है भाई, चाल, आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य में रिलेशन, यही फार्मूला हम लोग का रिप्रेजेंट करता है। इसमें से 2 का मान पता है, 1 का मान निकालना है तो निकाल लेंगे आसानी से ही। तो चलिए लेम्डा का मान निकालना है, तो यहाँ से कौन सा फार्मूला निकल के आ जाएगा, लेम्डा बराबर कौन सा फार्मूला आ जाएगा, लेम्डा बराबर क्या आ जाएगा, v/n, यानी तरंग की चाल बटा में आवृत्ति। इतना क्लियर है। देखिए जो v का मान है वो मीटर पर सेकेंड में है मात्रक, और जो n है वो मेगा हर्ट्ज में है। तो मेगा हर्ट्ज को हर्ट्ज में चेंज कर लेते हैं हम लोग। ठीक, तो देखिएगा 1 मेगा में 10⁶ होता है। ठीक है, अब वो उसके आगे जो भी मात्रक लगा, यानी 1 मेगा मीटर बोले तो उसका हो जाएगा 10⁶ मीटर, 1 मेगा सेकेंड बोले तो उसका मतलब हो जाएगा 10⁶ सेकेंड। वैसे ही 1 मेगा हर्ट्ज का मतलब 10⁶ हर्ट्ज। तो 40 मेगा हर्ट्ज है तो क्या हो जाएगा, 40 × 10⁶, और उसके बाद से क्या बच जाएगा, हर्ट्ज। मेगा के स्थान पे, मेगा का मतलब क्या होता है, 10⁶। ठीक है, ये मात्रा को तो चेंज करना नहीं है। तो चलिए निकालते हैं लेम्डा का मान। तो लेम्डा का मान निकालने के लिए फार्मूला यूज करेंगे कौन सा, लेम्डा बराबर v/n। तो लेम्डा बराबर v/n, v का मान कितना है, तो 3 × 10⁸
अब बटा n का मान कितना है, तो 40 गुणे 10 घात 6। कितना क्लियर है? चलिए तो 3 बटा कितना हो जाएगा 40, 3 बटा 40, या इसको और छोटा कर सकते हैं, भाग को और छोटा करने के लिए इस 40 को भी क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 10 लिख सकते हैं, 4 गुणे 10 लिख सकते हैं, 40 हो जाएगा। आइए देखिए समझ लीजिए यहीं पे 10 और ये 10 घात 6 है, आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो कितना हो जाएगा 10 घात 7 हो जाएगा, और ऊपर कितना है गुणे 10 घात 8। इतना क्लियर है? तो चलिए इसको और आगे सोल्व करते हैं, तो हो जाएगा 3 बटा 4 गुणे 10 घात 8 गुणे 10 घात -7। इतना क्लियर है? अब भाग करिए, 3 में 4 से भाग करिए तो कितना हो जाएगा, तो भाग तो जाएगी नहीं, पॉइंट बढ़ाएंगे 30 होगा, कितनी बार भाग जाएगी, तो 7 चौक 28 यानी 7 बार जाएगी। पहले तो दशमलव लगाए हैं, ठीक, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, लेमडा का मान निकल के आ रहा है ना, लेमडा बराबर इतना हुआ, ठीक, तो लेमडा बराबर फिर कितना हो गया, तो इसमें भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले तो दशमलव लगाएंगे 30 होगा, 7 बार भाग जाएगी, 7 चौक 28, 30 में से 28 घटाएंगे 2 बचेगा, फिर एक 0 बढ़ के कितना हो जाएगा 20, तब कितनी बार भाग जाएगी 4 बार, 4 5 20, 5 बार जाएगी, तो कितना हो जाएगा 0.75 इंटू 10 टू द पावर 8 में से 7 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 1। 1 का मतलब लिखो या ना लिखो सेम है। तो अब क्या हो जाएगा, लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, 10 से गुणा करेंगे तो जितना भाई जितना 0 रहता है उतना पॉइंट खिसकता है, किधर दाएं की तरफ, तो 1 0 है तो 1 पॉइंट खिसक जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7.5, और लेमडा का मान मात्रक क्या हो जाएगा मीटर। इतना क्लियर है? तो लेमडा का मान कितना आ गया 7.5 मीटर। तो जो हम लोग की जो आवृत्ति है इतना हर्ट्ज की और इतने चाल से चल रही है, उसका तरंगदैर्ध्य कितना होगा, तो 7.5 मीटर होगा। आशा करता हूं सबको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान था, ठीक है। बस फॉर्मूला याद रखिए और जो दिया है उसको नोट करिए, और जो पूछ रहा है उसके अनुसार अपने फार्मूले को क्रिएट करके आप मान रख के हल करिएगा, आ जाएगा। बहुत ही आसान था। v का मान हम लोग ने सिर्फ चेंज किया है, अरे सॉरी n का मान चेंज किया है, v का मान सेम है, बस क्या करना है इसको कैलकुलेशन कर देंगे तो आपका लेमडा का मान निकल के आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। तो 12 का ऑप्शन क्या है 7.5 मीटर, 7.5 मीटर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। जो 12 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर ए क्या है हम लोग का सही है। 7.5 मीटर की मीटर लंबी क्या होगी, उसकी तरंगदैर्ध्य होगी। इतना क्लियर है? तो नोट करिएगा, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिएगा, कह रहा है कि यदि एक सरल लोलक को एक ऐसे स्थान पर ले जाया जाए जहां g का मान 20% से कम, सॉरी 2% से कम हो, 2% से कम हो, तब आवर्तकाल होगा, तब आवर्तकाल होगा। तो देखिएगा भाई फॉर्मूला होता है आवर्तकाल बराबर 2 पाई √L/g। तो यहाँ से इसको स्थिर रख दिया जाए और L को स्थिर रख दिया जाए तो आपका जो t बराबर आएगा वो कितना आ जाएगा √1/g, यानी t बराबर 1/g, यानी जो t है वो g के क्या है, सॉरी जो g है वो t के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात g का मान बढ़ेगा तो आवर्तकाल क्या होगा घटेगा, यदि g का मान कम होगा तो आवर्तकाल क्या होगा बढ़ेगा। तो इससे तो ये क्लियर हो रहा है कि जो आवर्तकाल होता है वो g के क्या होता है गुरुत्वाकर्षण के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जहां भी अगर g का मान अधिक होगा वहां पे आवर्तकाल आपका क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। फिर यदि जहां पे g का मान कम होता है वहां पे आवर्तकाल क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि g का मान 2% से कम हो, 2% से कम हो, यानी मान लेते हैं 2% से मतलब 1% हो, तब क्या होगा, तो तब क्या हो जाएगा 1% मान लेते हैं, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा एक ही आएगा ना, कितना आएगा एक ही आएगा t का मान, यानी जो t का मान होगा वो 1% क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1% अधिक हो जाएगा।
यानी जब भी जी का मान 2% से कम 2% से कम करते हैं, जी का मान 2% से कम करते हैं, तो टी का मान यानी जो आवर्तकाल होता है वो 1% क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसलिए जो 13 नंबर सवाल है उसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, 1% अधिक हो जाएगा। यानी जो 13 नंबर सवाल है उसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1% क्या हो जाएगा, ये अधिक हो जाएगा क्या, आवर्तकाल। ठीक है, आवर्तकाल और जी के बीच कैसा रिलेशन होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती का होता है। यानी जी का मान बढ़ेगा तो टी का मान कम होगा, यदि जी का मान कम होगा तो टी का मान अधिक होगा। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। तो चलिए चलते हैं 14 नंबर सवाल की तरफ। जो 14 नंबर सवाल है सुनिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि x किरणों की तरंगदैर्ध्य 1 एंगस्ट्रॉम है। यदि x किरणों की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो तो आवृत्ति होगी। देखिएगा सिंपल सा है, वही फार्मूला कर रहे ना कि एक ही फार्मूला याद कर लीजिए, लेमडा अरे सॉरी v बराबर क्या, n इंटू लेमडा या लेमडा इंटू एन। एक तो ये फार्मूला एकदम कंठस्थ कर लीजिए आप लोग। ठीक है, इसी पे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए क्या दिया है, पहले तो x किरण की जो तरंगदैर्ध्य दिया है वो कितना दे दिया है, यानी लेमडा का मान, x किरण का जो लेमडा का मान दिया है यानी तरंगदैर्ध्य का, वो कितना दे दिया है, 1 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य दे दिया है ना। हाँ, और उसके बाद से इसकी चाल दे दिया है कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पूछ रहा है इसकी आवृत्ति, क्या पूछ रहा है, आवृत्ति, यानी v का मान दे दिया है, लेमडा का मान दे दिया है, पूछ रहा है n। तो सिंपल से निकाल सकते हैं, एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। कर पाएंगे आप लोग, चलिए देखते, चलिए करते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, पहले तो इसको चेंज कर लेते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम, इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग मीटर में। तो 1 एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, 10⁻10, और तरंगदैर्ध्य का मात्रक मीटर होता है। इतना सबको क्लियर है। तो चलिए n का मान निकालते हैं। तो यहाँ से n का मान निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, v अपान लेमडा हो जाएगा ना। यहाँ से n का मान निकालेंगे तो v अपान लेमडा हो जाएगा। अब v का मान कितना दिया है, तो 3 × 10⁸, और लेमडा का मान कितना दिया है, 10⁻10। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो घात क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, यानी प्लस में हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 10⁻10। तब आ जाएगा 3 × 10 कितना, 10 8 18, और n है ना, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। हर्ट्ज तो आसान है ना, बहुत ही आसान है, बहुत बहुत आसान है। ठीक है, तो n का मान कितना आ गया, 3 × 10⁸ हर्ट्ज। तो ऑप्शन मिलाइए आप लोग, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपका बी, आपका बी मैच कर रहा है। 3 × 10⁸ 18 है ना भाई, 10⁸ हर्ट्ज। ठीक है, 10 8 18, बहुत हम लिखने में मिस्टेक कर जा रहे हैं, ठीक ना, 10⁸। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच किया, बी वाला मैच किया। कौन सा मैच किया, बी बी वाला मैच किया। तो 14 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या है, करेक्ट है। सबको समझ में आया है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं 15 नंबर सवाल की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन सुनिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1 सेकेंड लोलक को ऐसे ग्रह ले जाया जाए जहां पे गुरुत्वीय त्वरण g का मान पृथ्वी के अपेक्षा 1/9 है, पृथ्वी की अपेक्षा 1/9 है। यहाँ दोलन का आवर्तकाल होगा। देखिएगा कोई लोलक है, उसको पृथ्वी से उठा के किसी और ग्रह पर ले जाया जा रहा है, और वो भी कैसा लोलक है, तो सेकेंड लोलक है। ध्यान दीजिएगा, सेकेंड लोलक, सेकेंड लोलक की मैंने परिभाषा भी बताया है कि ऐसा लोलक जिसके लोलक की डोरी की लंबाई 1 मीटर हो और उसका आवर्तकाल कितना हो, 2 सेकेंड हो, उसको कहते हैं क्या, सेकेंड लोलक। इतना क्लियर रखिएगा बात। तो कह रहा है कि उसको दूसरे ग्रह पे ले जाया जा रहा है जहां पे जो जी का मान है, गुरुत्वीय त्वरण का मान है, वो पृथ्वी के गुरुत्वीय से 1/9 है। 1/9 है ना, हाँ 1/9 है। तो वहां पे जो वो सेकेंड लोलक है उसका आवर्तकाल कितना होगा, आवर्तकाल कितना होगा। तो मान लेते हैं पृथ्वी पर आवर्तकाल कितना होगा, यानी पृथ्वी पर कितना, T1 को मान लेते हैं कितना होगा, तो 2π L अपान क्या होता है, G होता है। और पृथ्वी पे क्या होगा, हाँ सेम। इतना क्लियर है।
इतना होगा कहाँ पे, पृथ्वी पे। फिर कह रहा है कि जो इसको दूसरे ग्रह पे ले जाया जा रहा है तो वहां पे क्या होगा, यानी T2 कितना होगा, तो वो भी कितना होगा 2 पाई बटा में L अपान जी होगा। और यहाँ पे जी क्या कह रहा है कि इस जी के 1/9 हो जा रहा है, यानी 1/9 1/9 जी हो जा रहा है, यानी यहाँ पे जो जी का मान हो जा रहा है इस पृथ्वी के 1/9 हो जा रहा है। इतना क्लियर है। तो कह रहा है कि यहाँ पे जो आवर्तकाल होगा वो कितना होगा, आवर्तकाल जो होगा वो कितना होगा, यही पूछ रहा है। तो चलिए करते हैं इसको मान लेते हैं समीकरण 2। देखिए सिंपल से समझिए आप लोग, छोटी सी भाषा में समझिए कि कोई भी अगर चीज है, ठीक है, और वो दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे इस फॉर्मूले से मैंने पिछले क्वेश्चन में निकाला था कि जो टी होता है वो जी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यदि मैं आवर्तकाल को दो आवर्तकाल लेता हूं और गुरुत्वीय त्वरण को भी 2 लेता हूं, तो आप लोगों ने अक्सर निकाला होगा जो इनके बीच मतलब निकल के आता है फॉर्मूला। जैसे मान लेते हैं कोई एक लोलक है जिसका आवर्तकाल इतना है, फिर इतना है, मतलब अलग अलग जगहों पे जी का मान अलग अलग है, तो वहां पे G1 पे T1 है और G2 पे T2 है, तो उनके बीच रिलेशन हम लोग निकालते हैं तो आता है क्या, T1/T2 बराबर आता है कब व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो क्या आता है G2 क्या आता है, G1 आता है। क्या आता है, G2/G1। यही यदि इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होता तो T1/T2 बराबर G1/G2 होता। इतना क्लियर है। इतना आप लोगों ने निकाला भी होगा बहुत के बीच, जैसे व्युत्क्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है, तो निकाला होगा अनुपात जो ऐसे ही आता है। इतना क्लियर है। तो हम लोग को ये समीकरण नहीं बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट इसी पे हम लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इतना क्लियर है ना। तो इससे आप लोगों को जो ये फार्मूला है, इससे आपको ये निकल के आएगा कि जो T1/T2 है ये बराबर होगा किसके, G2/G1 के, G2/G1 के। इतना क्लियर है। और वो भी देखिए यहाँ पे जो ये G है वो अंडर रूट में है, तो इसको भी किस में ले लीजिए आप लोग, अंडर रूट में ले लीजिए। इतना क्लियर है। इसको सोल्व करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। बस फर्क ये है कि ये जो G1 है, ये जो पहले समीकरण में ये G का है, पृथ्वी पे है तो उसको G मान लिए हैं, और ये दूसरे समीकरण में जो G है ये पृथ्वी के 1/9 है, तो यहाँ पे रख सकते हैं कितना, 1/9, उसके बाद से G। इतना क्लियर है। बस यही इस समीकरण को दोनों को सॉल्व करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। और उससे अच्छा है कि आप लोग T1/T2 बराबर G2/G1 होता है। ये कब होता है, व्युत्क्रमानुपाती। दो राशियां दी हैं, यदि वो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं तो T1/T2 यानी उनको दो ले लिया जाए, A1 A2 B1 B2, ठीक है, तो उनके जो अनुपात होंगे A1/A2 बराबर B2/B1 हो जाता है। इतना क्लियर है। तो उसी पे हम लोग रख के क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो जो G1 है वो किसके बराबर होगा भाई, पृथ्वी पे जो G1 है वो तो G होगा, ठीक, और जो G2 है वो कितना हो जाएगा, तो इस पृथ्वी के 1/9 गुना हो जाएगा। तो वहीं रख दिए हैं, G1 के स्थान पे G रख दिए हैं, G2 के स्थान पे 1/9 रख दिए हैं। और जो T1 है, ये पृथ्वी पे ही हम लोग का है ना, तो जो T होता है पृथ्वी पे वो कितना होता है, 2 सेकेंड होता है। सेकेंड लोलक का जो पृथ्वी पे आवर्तकाल होता है वो कितना होता है, 2 सेकेंड होता है। और गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, G, जो यहाँ पे होता है मान 10 या 9.8 वो होता है। इतना क्लियर है। तो T1 के स्थान पर कितना रख सकते हैं, 2 सेकेंड, और G2 के स्थान पे 1/9 G रख सकते हैं। इतना क्लियर है सबको। अब इसी पे सॉल्व करिए। ये वीडियो, इसको समझाने में ज्यादा समय लग रहा है आप लोगों को, ठीक ना, आप लोगों को समझाने में इसका समय बढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नहीं तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यदि डायरेक्ट आप यहां से सॉल्व करिए, T1/T2 बराबर G2/G1, और उसके बाद से उसका मान रख के निकाल सकते हैं आप आसानी से। या इस दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा आप लोग। इतना क्लियर है।
तो चलिए T1 का मान कितना रखेंगे 2, क्यों भाई पृथ्वी पे 2 सेकेंड होता है आवर्तकाल सेकेंड लोला का, और दूसरे ग्रह पे ले जा रहे हैं यानी T2 का मान पूछ रहा है। यहाँ से तो G कैंसिल हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 1/9 होगा। चलिए T2 का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/9, यानी 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, कितना होगा 3, और जाके गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, 1/6 यही होगा ना 1/6, वो भी कितना आएगा 1/T बराबर इतना आएगा। यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आगे कर दे रहे हैं, ठीक ना। यहाँ से करेंगे इसका, देखिएगा बढ़िया से समझा दे रहे हैं डिटेल में। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। IC का तिर्यक गुणा करके लिखे थे, इसका तिर्यक गुणा किए थे तो हम इसका नहीं किए थे, बस इसका कर दिए थे, तो 1/T2 बराबर 1/6 ये लिखे थे। लेकिन यहाँ से दोनों का तिर्यक गुणा कर दें तो ये हो जाएगा T2 बराबर 2 3 6, यानी जो आवर्तकाल होगा वो कितना हो जाएगा 6 सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 सेकेंड। देखिएगा पृथ्वी पे 2 सेकेंड होता है किसका सेकेंड लोला का, लेकिन उसको दूसरे ग्रह पे ले जाएंगे जहां G का मान अलग हो तो वहां पे आवर्तकाल का मान बदलेगा, क्योंकि G पे निर्भर करता है, वो भी कैसे तो व्युत्क्रमानुपाती निर्भर करता है। तो यदि G को 1/9 कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है हम लोग का मान T2 का मान, वहां पे आवर्तकाल कितना हो जा रहा है तो 6 हो जा रहा है। यदि यहीं पे इसका 1/6 करे तो कुछ और आएगा, यहीं पे अगर इसको बढ़ा दे 2 गुना कर दे 3 गुना कर दे तो वहां पे कुछ और मान आएगा, ठीक है। तो यदि 1/9 करते हैं तो मान कितना आएगा आवर्तकाल का 6 सेकंड हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। तो जो 15 नंबर का क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर 6 सेकंड ना, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या है ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट है, ठीक है। थोड़ा इस 15 नंबर क्वेश्चन को समझाने में ज्यादा समय लग गया हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए इतना डिटेल में बताया हूँ, ठीक है। नहीं तो मैं ये समीकरण ही बनाकर इसको सॉल्व करके कर दिया होता। इसको और छोटा करने के लिए समझाने में तो बड़ा लग रहा है, दिखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन आप लोग अगर समझ गए होंगे तो आपको करने में बहुत ही कम समय लगेगा। इतना क्लियर है ना। तो इसको नोट करिएगा। हम लोग बढ़ते हैं 16 नंबर सवाल की तरफ, ठीक है। सुनिएगा 16 नंबर सवाल को। कह रहा है कि एक कंपित वस्तु 1 सेकेंड में 240 कंपन करते हैं, यानी 240 कंपन करने में कितना समय लग रहा है 1 सेकेंड लग रहा है। कह रहा है कि वायु में ध्वनि की चाल 220 मीटर पर सेकेंड हो, यानी वायु में ध्वनि की जो चाल है 320 मीटर पर सेकेंड हो, तो कंपित वस्तु के द्वारा किए गए 15 कंपनों में वस्तु क्या हो वायु में ध्वनि कितनी दूर जाएगी, जो ध्वनि है वो कितनी दूर जाएगी, कब 15 कंपन करने में, यानी 1 सेकेंड में 240 कंपन करती है, ठीक। तो 15 कंपन में वो कितनी दूर जाएगी, क्या पूछ रहा है दूरी पूछ रहा है, कितनी दूरी जाएगी, यानी दूर कितना जाएगी। तो देखिए दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणते क्या होता है समय होता है। चाल बराबर क्या दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणते समय। तो चाल तो दे दिया है 320 मीटर पर सेकेंड, दूरी पूछ ही रहा है, हम लोग को समय निकाल लेते हैं कि 15 कंपन करने में कितना समय लगेगा, तो हम लोग आसानी से निकाल देंगे कि वो कितना दूर जाएगी। तो चलिए निकालते हैं। कैसे निकालेंगे तो देखिएगा दिया है 240 कंपन करने में जो समय लग रहा है 240 कंपन करने में वो कितना लग रहा है 1 सेकेंड लग रहा है। तो हम लोग निकाल दे 1 कंपन करने में जो समय लगेगा वो कितना हो जाएगा, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 240 सेकेंड हो जाएगा। लेकिन पूछ रहा है कितना 15 कंपन में, तो 15 कंपन में कितना समय हो जाएगा हम लोग का 15 कंपन में कितना हो जाएगा 1 बटा 240 से गुणे 15। ऐसे निकालते हैं हम लोगों ने कि 15 कलमों का दाम इतना है तो 24 कलमों का दाम कितना होगा, तो 1 कलम का दाम निकालते हैं, फिर ऐसे करते हैं। तो वही प्रोसेस है। तो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा गुणा करिए इसमें, तो 1 बटा 15 दूना 30 अधिक हो जाएगा ना, 15 एकम में 15, यानी 240 में भाग करना है किससे 15 से, तो 15 एकम में 15 कितना हो जाएगा 9 0 और 15 छक्का 90, यानी कितने बार जाएगा 16 बार, तो 1 बटा 16 सेकेंड हो गया।
तो 15 कंपन करने में कितना समय लगेगा? 1/16 सेकेंड लगेगा। समय निकल गया, चाल दिया है, दूरी आसानी से निकाल सकते हैं। तो दूरी निकालेंगे, यानी जो ध्वनि की दूरी हो जाएगी, ध्वनि की दूरी होगी, यानी 15 कंपन में ध्वनि कितनी दूर जाएगी, तो क्या हो जाएगा? तो 320 और गुणे समय कितना? 1/16, घटा दिए, 16 दूना 32, यानी कितना आ गया? 20। और दूरी का मात्रा मीटर, दूरी का मात्रा मीटर, यानी जो ध्वनि है वो कितना दूर चली जाएगी? 20 मीटर दूर चली जाएगी। ठीक है, कितने कंपनों में? तो 15 कंपनों में। समझ में आया? बहुत आसान था ना ये। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणते समय। हम लोग को समय चाल दिया था, समय बस निकालना था। तो 240 समय कंपन करने में 1 सेकेंड लग रहा था, तो हम लोग निकाल दे कि 1 कंपन करने में कितना समय लगेगा, तो 1/240। लेकिन हम लोग को निकालना कितना है? 15 कंपनों में। तो 15 कंपनों के लिए निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/16, और उसी समय का मान रखे इस फार्मूले में, आसानी से दूरी निकल के आ जाएगी। तो इतना सबको क्लियर है? चलिए 17 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। तो देखिए 17 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि वायु में 2 तरंगों की आवृत्तियों का अनुपात 4:3 है, इनकी तरंग दैर्ध्य का अनुपात होगा। देखिए भाई, अनुपात की बात आ रही है तो आप ऐसे ही मार सकते हैं। वायु में 2 तरंगों की आवृत्तियों का अनुपात कितना दिया है? 4:3। पूछा है किसका? तरंग दैर्ध्य का। तो क्या करते हैं? अनुपात को पलट देते हैं। तो क्या है? 4:3 दिया है, जो 70 क्वेश्चन है उसका अनुपात दिया है 4:3। तो जो तरंग दैर्ध्य का अनुपात होगा, यानी जो पूछ रहा है उसका अनुपात क्या होगा? तो 3:4, यानी सीधे इसको पलट देते हैं। 3 यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे चला जाएगा। तो जो आपका ये आंसर होगा आपका क्या होता है? यही निकल के आ जाता है। ठीक है, आपका दिया था आवृत्तियों में अनुपात ही दिया था ना, आवृत्तियों अनुपात दिया था, तरंग दैर्ध्य में पूछ रहा है, तो सीधे क्या करेंगे? पलट देंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 17 का 4 दिया है, बदल देंगे तो कितना हो जाएगा? 3:4, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या? बी। जो 17 है वो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है। इतना क्लियर है ना? तरंग हो, ध्वनि हो, अनुपात दिया हो, दूसरे का अनुपात पूछे, अनुपात को बदल दीजिए। मैंने बार बार यही कहा है। 3 क्वेश्चन आ गए ना, देख लीजिए, आप लोगों ने आंसर भी मिला लीजिए, क्या होगा? वही आंसर क्या होगा? सही होगा। कितना? 3:4। तो नोट करिएगा। बढ़ते हैं 18 नंबर सवाल की तरफ। चलिएगा 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सुनिएगा 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी तरंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम है। किस तरंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम है? और रक्त किरणों का, पराबैंगनी किरणों का, या रेडियो तरंगों का, या एक्स किरणों का? तो ये सब है हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगे, और इसका हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया है। तो उस डायग्राम को आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उसमें से जो ऊपर जो है, सबसे ऊपर उनकी जो तरंग दैर्ध्य सबसे मतलब अधिक है, और वहाँ से घटते हुए क्रम में आई है। तो उससे अगर आप लोग देखेंगे, मिलाएंगे, तो जो रेडियो तरंगे होती हैं उनका जो तरंग दैर्ध्य होता है 10⁻5 से लेकर 10⁻1 मीटर तक होता है। और ये जो 3 किरणें हैं, अवरक्त किरणें, यानी जो उसमें जगहों से निकलती हैं वो अवरक्त किरणें होती हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश जो आता है वो अवरक्त किरण है, ठीक ना? तो उसका जो तरंग दैर्ध्य होता है रेडियो तरंगों से क्या होता है? कम होता है। फिर एक्स किरण है, उनका भी क्या होता है? रेडियो तरंगों से क्या होता है? कम ही होता है। और फिर पराबैंगनी किरण हैं, उनका भी रेडियो तरंगों से क्या होता है? तरंग दैर्ध्य कम होता है। तो जो हम लोग का 18 है, क्वेश्चन नंबर 18, उसका ऑप्शन नंबर क्या, कौन सा सही हो जाएगा? सी। क्यों? अधिकतम पूछा है, तो इन चारों किरणों में से जो रेडियो तरंगे होती हैं उनका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? अधिकतम, अधिक होता है। और वो भी कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा? रेडियो तरंग, रेडियो तरंग। और वो भी कितना होता है? तो 10⁻5 से लेके 10⁻1 मीटर तक होता है। इतना क्लियर है? आप लोग डायग्राम देखिएगा, उसमें रेडियो तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य होती है, ये जो ऑप्शन के अनुसार जो जो तरंगे दी हैं उनसे क्या होगी? अधिक होगी। किसकी? रेडियो तरंगों की। इससे भी अधिक किसकी होती है? तो क्षय तरंगों की होती है। किसकी होती है? क्षय तरंगों की। इतना क्लियर है? तो 18 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? सी। चलिए देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो 19 नंबर का क्वेश्चन सुनिएगा। कह रहा है कि दैशिक संकेतों के लिए प्रयुक्त होती है।
दैसिक संकेतों के लिए कौन सी तरंगों का प्रयोग करते हैं? तो परस्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। देखिएगा यहाँ पे दैसिक का मतलब मुझे भी नहीं पता है, लेकिन इतना मैंने पढ़ा था कि दैसिक तरंगों का जो प्रयोग किया जाता है उसमें कौन सी तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो परस्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो जो 19 नंबर सवाल है उसका ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? सही है। कौन सी? तो पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है। किसमें? तो दैसिक संकेतों में। दैसिक का मतलब मुझे नहीं पता है, ठीक है। अगर मालूम होता तो मैं आप लोगों को यहीं पे बता देता, नहीं तो जानना ही होगा तो मैं इसके बारे में पढ़कर या किसी से मतलब बड़े गुरुजनों से पूछकर अब मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक ना। तो जो 19 नंबर सवाल है उसका ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट है। इतना क्लियर है भाई? मैं आप लोगों को झूठे क्यों बहलाने जाऊं, जिसके बारे में ना पता हो तो झूठ मूठ का क्यों ज्ञान दूं। तो 20 नंबर का क्वेश्चन सुनिएगा, ठीक ना। 19 का ए है, 20 सुनिएगा। 20 नंबर सवाल का क्या कर रहा है? 20वां कह रहा है कि एक कंपित कण का आवर्तकाल 0.01 सेकेंड है, इसकी आवृत्ति होगी। बहुत ही आसान है। टी का मान दिया है 0.01, एन बराबर क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो इनके बीच रिलेशन क्या होता है? तो एन बराबर क्या होता है? 1/t। क्या होता है? 1/t। तो चलिए निकालते हैं एन का मान। तो 1 और टी का मान कितना दिया है? 0.01। तो दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे? ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट ही जाएगा। तो एन का मान निकल के कितना आ गया? 100। क्या होता है इसका मात्रक? हर्ट्ज। तो जो एन है वो कितना आ जाएगा? 100 हर्ट्ज। तो जो 20 नंबर सवाल है आपका कौन सा सही हो जाएगा? 100 कंपन प्रति सेकेंड या हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी। ये बहुत ही आसान था, ठीक है ना। टी बराबर दिया है, एन बराबर पूछ रहा है, सिर्फ इस पे रखिए, आपका मान निकल के आ जाएगा। तो एन बराबर कितना आया? 100 हर्ट्ज। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इससे क्या होगा कि जो हम लोग नए नए वीडियो अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको क्या होंगे? मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, 20 तक ही। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले सवाल के साथ, वो भी कहाँ से? 21 से, ठीक है। धन्यवाद।